ठीक है बच्चे, तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो तब तक जैसे देखो एक चीज क्वेश्चन था, कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी मालिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन दिस पाथवे फ्रॉम वन ग्लूकोज मालिक्यूल। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, 21 में भी आया है, 22 में से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया हुआ। देखो आगे क्वेश्चन आपको इसी में कहने कैसे मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन बाहर से आपसे नहीं पूछा जाएगा। इस बार 2022 में इससे क्वेश्चन आया ईटीएस से। ठीक, अभी क्या क्वेश्चन था आप खुद आंसर उसका करोगे, बहुत अच्छे। ठीक, यहाँ देखो सारे हमने कॉम्प्लेक्स बता रखे हैं और बताया सबसे लास्ट स्टेप में क्या बनता है, देखो एटीपी बनता है, याद है। और एटीपी के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, एटीपी सिंथेज। नाम से पता है कि एटीपी कब बनता है, जब एटीपी सिंथेसिस यूज करते हैं। और एटीपी सिंथेज है कौन सा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 5 है। यहाँ दिया नहीं गया लेकिन वहां लिखा गया, कुछ में आ रहा है। यही क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2022 में। बहुत मुश्किल था क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपका कर ले जाओगे। ठीक है, यही था ना, यही से करना था, क्लियर, यही से तरीके हो गया था ये, बोलो यहां तक था क्या, हाँ यहीं तक था। ठीक है, देखो हाँ हमने बताया था कि इसको आप छोड़ दो, आप आ जाओ इधर, करवा देते, छोड़ना क्या, अब आगे बढ़ रहे हैं पीछे क्यों देखेंगे। देखो, और इससे पहले आपको याद होगा मैंने बताया था आपको क्या, कि एक जब फर्मेंटेशन करा रहे थे तो वहां क्या बताया था, कुछ याद है किसी को, याद है, बताओ विकास, याद है कुछ, एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, इसको हम बाद में बताएंगे, बताओ क्या था, क्या बताया था, बोल्ड लेटर से था वो, बोल्ड लेटर से, क्या परसेंटेज इस चीज का, एल्कोहल का, कहाँ कहाँ, डिफरेंट डिफरेंट जो बेवरेज होते हैं वहां पे, मैं कुछ, तो वो क्योंकि डार्क कलर किया है तो आपको ये इसमें नहीं पूछेगा 35 क्वेश्चन में, लेकिन उधर जो है 15 क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो उसको मैं करवा देता हूँ क्योंकि डार्क कलर है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, अदरवाइज ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया उन्होंने। ठीक है, तो इसको आप जो है जहाँ पे बोल्ड लेटर है फर्मेंटेशन में, उसी के नीचे देखो जगह खाली होगी, है ना, तो वहीं पे हम इसको कर लेंगे। ठीक है, वहीं नोट नोट कर लो। ठीक है, कुछ कुछ जैसे यहाँ पे है, देखो कितना परसेंट, 12%। ठीक है, कितना, 12%, नोट कर लो, अरे सॉरी 5%। ठीक है, कितना है, 5%, बियर यहाँ पे कितना है, 5%। ठीक है, ट्वेल्व परसेंट। कितना है बताओ, नोट कर लो, 40%। इन लोगों को बहुत मजा आ गया होगा नहीं। ठीक है,
नोट कर लो। छत्तीस से 50, 36 to 50। तो बना लो जल्दी से। ये जो होता है, ये आप लिक्वर जो है, ये नॉर्मल जो मिलता है, लोग पीते नहीं है, ठेका नहीं। अरे जो गाँव वगैरह में नहीं मिलता ना, पॉलीथीन वगैरह में 15। हाँ, बड़ा अफसोस हुआ जान के। सारी वैरायटी बना दिए ब्रांड, ठीक है। लिक्वर 50%। ठीक है, बात नहीं करो बच्चे, बात नहीं करो। देखो, लिकर जो ऐसे नॉर्मल जो गाँव वगैरह मिलती है, यहाँ भी मिलते हैं ठेका देसी शराब, है ना। आप लिखा रहता है जायसवाल ठेका देसी शराब, इस टाइप में। जाते किधर है, सारा इधर है। नहीं, ठहरिए, कहाँ जा रहे हैं, यही ठेका यही मधुशाला। आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, देखा है। हाँ हाँ, मधुशाला। हमने तो बहुत सारे गाँव में वगैरह वैसे हैं। इधर 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 इधर, यहाँ देखो। बात नहीं क्योंकि ये, मान लो पेपर बना रहा है कोई बॉटनी का, दिस इज बेसिकली टॉपिक ऑफ बॉटनी, और कोई पीने वाला है, ठीक है। बतिया लो, क्या पूछ रहे हो, कहाँ मिलेगा। देखो, कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, मेरा मतलब यहाँ पे ये है। हाँ, मान लो बॉटनी कोई टीचर है और पीने वाला है, और आज से ऐसा ट्रेंड हो गया है, उनको ये लगता है कि पीना ही तो तभी जीना है, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं जीने का, है ना। उनको ये लगता है इसके बिना जिंदगी बेकार। जो नहीं पीता उसको कहते हैं अरे बेवकूफ है। उनसे कहो क्या पीते हो, दूध पीते हैं, दूध से सेहत बनती है, अच्छा होता है, हल्दी डाल के पीते हैं। ये फालतू, तुम बच्चे हो, पीते तो ये लोग हैं, ये से कहते हैं पीना है कि नहीं। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर, बात नहीं करो। अरे इधर, क्या हुआ, कहाँ देख रहे हो, इधर देखो। विश्वास नहीं हो रहा है, ठेके वाले से पता कर लेना।
मेरी बात समझो, मेरी बात। अरे यार, ये मुझे भी नहीं पता है भाई। देखो इधर, आप क्या कह रहे हैं समझना ध्यान से। जो क्वेश्चन आपका मेन चीज वो है, तो जो हाईलाइटेड पॉइंट है, मान लो कोई बॉटनी वाला बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं गेस कर रहा हूँ, ठीक है, नो डाउट ऐसा हो सकता है, ठीक, हम सारी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। और उसको जैसे देखा कि यार ये बोल्ड लेटर से है, इसका मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज है, और उसको तो वही दिखता है, कहीं ना कुछ दिख जाए तो अपने मतलब की चीज तो आदमी उसी में पूछ जाता है ना। तो क्यों ना इस पर क्वेश्चन होना चाहिए। एनसीईआरटी का भी है ना। एनसीईआरटी कोई कह भी नहीं पाएगा सर ये तो सिलेबस में नहीं है, तो कहेगा बिल्कुल सिलेबस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबके परसेंटेज बताइए बेवरेज में कहाँ कहाँ है, तो आप मना भी नहीं कर पाओगे, पहली चीज। तो कहने मतलब खासकर ये बोल्ड लेटर से थे इसलिए मैंने करवाया, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ठीक, अदरवाइज मैंने कभी नहीं करा है ये, ठीक है, ब्रांडी बियर वगैरह। फिलहाल क्या करना है, क्योंकि सिलेबस आपको क्वेश्चन निकल जाए, क्योंकि अगर मान लो ये 15 क्वेश्चन में आता तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास 14 क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन अगर गलती से आ गया ये 35 क्वेश्चन तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बोल्ड लेटर से है। और पिछली बार बोल्ड लेटर था, अभी आपको दिखाएंगे, आपके लिए काफी कुछ तैयार हो रहा है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ये किसी ने जवाब नहीं दिया, क्या कुछ कराने वाले, बहुत अच्छा है, अभी बता देना, एक मिनट और देते हैं आपको, ठीक। तो बोल्ड लेटर से है, तो मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो बोल्ड लेटर से क्वेश्चन है कहाँ कहाँ से आए थे, सारे बोल्ड लेटर से 50 क्वेश्चन थे ऐसे, जहां पूरे एनसीईआरटी में बोल्ड लेटर है वहां से क्वेश्चन दिए गए थे, मारा है बात। और बोल्ड लेटर का पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। एनसीईआरटी जहां जहां बोल्ड लेटर दिया है, बोल्ड लेटर से ब्लैक से, तो आप पूरा पढ़ डालोगे, बहुत मुश्किल काम नहीं है। 40 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिल जाएंगे, 40 चौके 160, ठीक है, यानी कि 160 नंबर तो आपके ऐसे ही हो गए, तुम्हारी बात नहीं आ रही है, 50% लगभग कवर कर दिया। तो इसका इशारा समझ लो क्या है, इसका मतलब है कि ये बोल्ड लेटर से इसलिए मैंने करवाया, बाकी बोल्ड लेटर ऐसा कोई छूटा ही नहीं जिसको मैंने करवाया ना हो, ठीक है। खैर, अब इसमें देखो क्या है, एक तो ये पूछ सकते हैं कि किसमें परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा ऐसा जो ड्रिंक है, जो ड्रिंक मतलब इससे है, जो बिना डिस्टिलेशन के बनाए जाते हैं, तब है वाइन और बियर। मतलब ये मैंने इसको अलग से लिखा, देखो वाइन और बियर बच्चे बिना डिस्टिलेशन के बनाए जाते हैं, ठीक है, बाकी जो होते हैं वो डिस्टिलेशन पर बनाया जाता है, इसी वजह से ये सस्ते भी होते हैं, ज्यादा प्रोसेस जरूरत नहीं है इसलिए सस्ते होते हैं। बाकी जो होते हैं ये काफी कॉस्टली होते हैं, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कहने मतलब ये हो गया, ये जो है ये क्या है, विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जाता है। हो सकता है आपको पूछा जाए इसमें, जैसे एक बच्चा पूछ रहा था यहाँ पे कि कौन सा ऐसा है जो डिस्टिलेशन करके बनाए जाते हैं, इसको छोड़ दो, दो को छोड़ दो, बाकी ऑप्शन आपको दिया गया है, तो समझ लो सबके सब ये दो को बिना डिस्टिलेशन कराए बनाया जाता है, बाकी सब जो है डिस्टिलेशन करके बनाया जाता है। कुछ मार्क नहीं आया तो पूछेगा इसमें कौन सा है जो डिस्टिलेशन करके बनाए जाते हैं, और आपने क्या पढ़ रखा है, विदाउट डिस्टिलेशन, तो आप दो को निकाल दो, पूरा पढ़ने से अच्छा है हम ये पढ़ लें कि जो विदाउट डिस्टिलेशन वाले हैं, तो विदाउट डिस्टिलेशन करके, क्योंकि ऐसे दे देगा तो आपके लिए भारी क्वेश्चन पड़ जाएगा, ये ऐसा तो आपको दिया है वाइन और बियर, ठीक है, तो कर लोगे, लेकिन अगर पूछ लेगा यहाँ पे कौन सा है जो डिस्टिलेशन करके बनाया जाता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके देखा जाए तो कोई मुश्किल नहीं, क्यों, क्योंकि आपको विदाउट डिस्टिलेशन वाला पता है, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब कैसे होंगे, डिस्टिलेशन करके बनाया जाता है, कोई दिक्कत इसमें। एक तो कुछ टाइप के क्वेश्चन ये पूछ सकता है, दूसरा देखो जरा, और देखो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे है एक तो हमारा कहाँ भाग गया, तो अगर देखो यहाँ पे देखो ये एक क्या लगी, टकीला है, ये किसको बोलते हैं, क्या टकीला, आप देखो नहीं, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, मूवी में देखा होगा लोग इतना छोटा सा कप रहता है इनका, छोटा सा रहता है, ठीक है, तो कहते हैं इसमें जो रहता है उसी को पीते हैं, उसी में खूब नशा हो जाता है, दिस इज टकीला बेसिकली, ऐसा लोग कहते हैं। देखो क्लियर हुआ, अब देखो क्या है, तो आप क्या करोगे, मैं ऐसा इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, देखो तो आपको याद आ जाएगा कि जो टकीला था, ठीक है, टकीला में परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। फिलहाल देखो कितना परसेंट है, कितना परसेंट बच्चे, हालांकि 50 से 51% दिया है, ठीक है, 50 मिनिमम लेवल देखो 50 है, लेकिन यहाँ देखो वोडका में देखो जरा, एक रेंज ये भी पूछ सकता है, यहाँ पे कितना देखो 40 से 95% होता है, अलग ब्रांड होता है लोगों का, लेकिन थोड़ा अगर देखा जाए यहाँ पे तो जो ये हो गया 40 से 95 और 50 से 5, ये दोनों में ऑप्शन मान लो देता है कोई इन दोनों में, ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांस तो बहुत ही कम है, लेकिन मान लो कोई यक्कड़ बना रहा है पेपर, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, तो हो जाएगा। बहुत मजा आ रहा है, इधर देखो इधर, नींद कुछ तो है बेटा, यहाँ देखो क्लियर है, तो दो याद रखिएगा, बोधका में कितना 40 से 40 to 95%,
और टकीला में कितना 50 to 51%, याद रहेगा, याद रहेगा। टकीला तो आप भूलोगे नहीं, मैंने थोड़ा सा जानबूझ के इसलिए किया ताकि इस पर थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी इसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है, इसमें एल्कोहल का परसेंटेज ऑर्डर बताइए, मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक, इस तरह से भी दे सकता है। क्लियर हुआ? तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। अब इस लेवल पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा टकीला मिलेगा, इसके बाद आप आ जाओ तो वोडकम देखो यहाँ पे। और तीन खास बात ये है, कौन कौन से देखो, गिन है, रम और विस्की, सब में कॉमन कितना 36 से 50%, लगभग बराबर हो जाएगा 36 to 50%। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन? ठीक है, कर लोगे? तो अगर पूछे विदाउट डिस्टिलेशन तो दो है ही हमारे पास, और हो सकता है कि इसी में पूछ ले क्योंकि सिलेबस में भी है, कौन, वाइन और बियर। ठीक है, और पूछ ले डायरेक्टली कि बताइए कि इसमें जो बियर में होता है अल्कोहल कितने पर, क्या बताओगे? 5%। और वाइन की बात की कितना हो, लगभग 3 गुना मान के चलो, 15%, लेकिन है कितना, 12%। सॉरी हाँ ठीक है 12%, 15 होता है लेकिन कितना है 12%। तो हो सकता है इधर से कुछ भी ना पूछे, आपसे इधर से ही पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन मार्क में लिखा हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट बिवरेज में, ठीक है, आप जो है अल्कोहल का परसेंट बताओ। और जो एग्जामिनर है वो आपका हितैषी है। देखिए बच्चे कहाँ जानते, छोटे मोटे बच्चे, इनको पता चल जाए कल कोई हम ही से पूछेंगे सर कहाँ मिलता है, तो क्या जवाब देंगे? तो कहेंगे ऐसा करो कि जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही क्वेश्चन दे दो। लेकिन जरा सोचो अगर ये परसेंटेज पूछ लिया तो क्वेश्चन कितना भारी पड़ जाएगा, है ना? तो एक क्वेश्चन तो आपको ये मान कर छोड़ ही दोगा, अकड़ बकड़ करो, किस्मत अच्छी लग जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। इसलिए क्योंकि ये बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, खासकर इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है, एग्जाम्पल भी दिए हैं, वाइन एंड बियर फॉर्म विदाउट डिस्टिलेशन। कोई दिक्कत? बाकी के बारे में चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमने इसको बता दिया ताकि इसको ऑर्डर याद रखिए। ठीक है, मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर ले जाइए। ठीक, इसलिए मैंने किया क्योंकि बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है, बोल्ड लेटर से। एग्जामिनर जब भी कोई आप भी कोई चीज खोलते हो तो आपका ध्यान कहाँ कहाँ जाता है? सबसे पहले आपका जाता है फिगर पे। फिगर आप देखोगे कौन कौन सा साइकिल दिया है, चेन कौन सा है, उसके बाद कहाँ जाएगा? बोल्ड लेटर जो दिए हुए हैं उस पर जाता है, जो ब्लैक कलर जो बोल्ड बोल्ड लेटर दिया हुआ है उस पर जाएगा। क्लियर हुआ? तो तुरंत जो है उसको, और कोई भी होगा, आप भी पेपर बनाओगे तो आपके पास किताब रखोगे तो सबसे पहले जो देखिएगा उसी पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे। होता नहीं होता ऐसे? ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। क्लियर? तो ये हो गया। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बाकी तो मैंने आपको बता चुके हैं। देखो खैर नोट कर लिया इसको, जहां फर्मेंटेशन वाला उसमें जो क्वेश्चन है उसी का आगे मार्क कर लेना। ठीक, देखो तो ये तो चांस जहां तक मुझे लग रहा है इसके चांस तो बहुत ही कम है, लेकिन जहां तक ये लग रहा है इसमें परसेंटेज पूछा जा सकता है 5% और 12%। इसको जरूरत पूरा याद है तो बहुत अच्छा, आप एक क्वेश्चन एडवांस रहोगे, बाकी लोग जो गलत कर देंगे वो आपका सही होगा। हालांकि नो डाउट ये पहले क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, सीपीएमटी में भी और एम्स में ऐसे क्वेश्चन आते रहे, परसेंटेज पूछा गया है इसमें। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आते हैं इसके आगे। चलो एक बात हमको बता दो कि रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ, है ना? ये अभी क्वेश्चन अभी खत्म करते थे, कल परसों नरसों घर जाएंगे याद कर लेंगे, ये सब हमारे बहाने, इसमें डिक्शनरी में है ही नहीं। अभी लिखो, अभी पढ़ो, अभी याद कर लो, खत्म बवाल, है ना? चलो आ जाओ आगे। कौन कौन से विदाउट डिस्टिलेशन बताओ, हमने बताओ। वाइन और बियर, वाइन बियर में कितने परसेंट? 5%। वाइन में कितने? उसके बाद आ जाइए डिस्टिल स्पिरिट में कितना है बताओ? हाँ 40%। वोडका में कितना देखो? ठीक है, बाकी यहाँ देखो। ठीक है, ये तो आप RGW से याद कर सकते हो अगर मान लो है, इसको साथ रखिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा देखो, रम और क्या है, गिन, और ये क्या, विस्की। क्लियर है? ये तो है। इसमें कितना बच्चे, सब में कॉमन है कितना, 36 से कितना 50%। कोई दिक्कत? ठीक है, RGW याद रखिएगा क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन सेम है। तो तीन तो आपने ऐसे खत्म हो गए RGW से, रम, जिन और विस्की, खैर खत्म हो गया। अब आते हैं इसके आगे, कौन बता, टेकीला इसके बारे में बता ही चुके हैं, 50 से 51, 50 से 51। बाकी लीकर जो नॉर्मल है, ठीक, कितना 15%, ये नहीं पूछेगा, ठीक, अपना खराब नहीं करेगा। खैर क्लियर हो गया? चलो देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं यहाँ पे इसको। कि हमारे पास अब टाइम नहीं है, ठीक, टाइम हमारे पास अब बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ जरा बताओ, बताओ बियर में बताओ जल्दी से। ठीक है, वाइन बताओ है, ठीक है, डिस्टिल स्पिरिट में, हाँ ठीक है, वोडका में 40 to 95, इन में तीनों में
36 to 50, इसमें बताओ 50 से याद हो गया, और लिखा था कितना, इसमें बताओ 15%, याद हो गया, ठीक, भूल मत जाना, क्वेश्चन हो जाए बाकी छोड़ो। ठीक, देखो इधर देखो, इसमें देखो लिखा होता है, जैसे मूवी इसमें चली, पहले ऐसा नहीं होता था, अब जो मूवी चलती है उसमें लिखा है, कोई मान लो मूवी का कोई सीन है जहाँ पे अल्कोहल पी रहे होते हैं, वहां लिखा रहता है क्या, क्या लिखा रहता है, ड्रिंकिंग इज इंजीरियस टू अल्कोहल, ये तो लिखा रहता है, इंजीरियस टू हेल्थ, है ना, इसलिए क्या है, जब इतना इंजीरियस तो को बेच क्यों रहे हो, बंद करा दो, इन पैसे कहाँ से आएगा, है कि नहीं, देखो आदमी मरता है तो मरने दो, लेकिन ये चलता रहेगा, देखो आगे। अब आते हैं बच्चे इसके आगे, देखो Exchange respiration involve क्या, breakdown of substance, the respiratory process has traditionally been considered as a catabolic process, पहले लोग इसको मानते थे क्या, कैटाबोलिक प्रोसेस, लेकिन अब क्या हो गया, देखो कैटाबोलिक मतलब इसमें टूटता है बड़े से छोटे में, but the understanding correct, we have discussed about which point in the respiratory pathway different substrates would enter if they were to be respired and used to derive energy. What is important to recognize is that it is this very compound that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the said substance, मतलब ये कहने मतलब है, जरूरत पड़ने पे बड़े से छोटा मालकूल बन सकता है, और जरूरत पड़ने पे छोटे से बड़ा भी बन सकता है, वहां जरूरत पड़ने पे उसको हटाया भी जा सकता है, मतलब प्रोसेस कैसा हुआ, रिवर्सिबल, कैसा हुआ, रिवर्सिबल, देखो हेंस फैटी एसिड वुड बी ब्रोकन डाउन, फैटी एसिड को तोड़ के क्या बना सकते हैं, इस कोएंजाइम में जरूरत पड़े तो, ठीक है, और देखो यहाँ पे before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate, ठीक है, अगर सबस्ट्रेट का यूज करना हो तो, लेकिन अगर बट व्हेन ऑर्गेनिज्म नीड्स टू सिंथेसाइज फैटी एसिड, लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म को फैटी एसिड की खुद जरूरत पड़े तो क्या होगा, देखो जो स्टाइल कोएंजाइम ए है इसको क्या किया जाएगा, विथड्रॉ फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर इट, तो इसको यहाँ से हटा लिया जाएगा, हटाने के बाद क्या बन जाएगा, फैटी एसिड बना लिया जाएगा, मतलब प्रोसेस कैसा हुआ, रिवर्सिबल, देखो hence the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acid. फैटी एसिड, सबसे स्मॉलेस्ट फैटी एसिड का नाम बताइए, बताओ बच्चे, सबसे छोटे फैटी एसिड का नाम बताइए, याद है किसी को, है? किसी को पता है, किसी को पता है कि नहीं पता है, बोलो, पता है, नहीं पता है, एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही बात भाई, एसिटिक एसिड है, सबसे छोटा एसिड कौन सा है, एसिटिक एसिड, फैटी एसिड बात कर, देखो यहाँ देखो, सिमिलरली ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यहाँ देखो टू रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट फ्रॉम फॉर्म ए लिंक, ये क्या बनाता है, एक लिंक बनाएगा, ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज ए कैटाबोलिस, ठीक, एंड सिंथेसिस इज एनाबोलिस, यहाँ देखो बिकॉज द रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबोलिस एंड कैटाबोलिस, जो भी रेस्पिरेटरी पाथवे है वो दोनों तरीके से इन्वॉल्व हो सकता है, मतलब ये कहने का मतलब प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड बना सकते हैं, अमीनो एसिड तोड़ के अमीनो एसिड जोड़ के क्या बना सकते हैं, प्रोटीन, इट वुड बी हैज टू बेटर कंसीडर द रेस्पिरेटरी पाथवे, क्या बोलेंगे इसको, एम्फीबोलिक पाथवे, मतलब इसमें कैटाबोलिस और एनाबोलिस दोनों होता है, अदर कह रहे कि अदर क्या बोलेंगे इसको, कैटाबोलिस, ठीक है, रेदर देन कैटाबोलिस, तो कैटाबोलिस जगह आप क्या बोलना सही है, एम्फीबोलिक, क्योंकि यहाँ कैटाबोलिस और एनाबोलिस दोनों होता है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो रेस्पिरेशन होता है वो कैटाबोलिस में कि एनाबोलिस, क्या बताओगे, दोनों, कैटाबोलिस एनाबोलिस दोनों, देखो अब मजा आ रहा पढ़ाने में, वरना घिस घिस के चलता है, दिमाग का फलूदा बन जाता है, देखो
बच्चे चार्ट इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे, देखो, और इस चार्ट से, ठीक है, अगर यहाँ पे बात करो बच्चे, देखो क्या हो रहा है, समझना ध्यान से, देखो, क्या देखो, पहले यहाँ देखते हैं फैट। अच्छा, सबसे ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पता है आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज, क्या मिलेगा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या बनेगा बताओ, ग्लूकोज 6 फास्फेट, क्या, ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है तो एक एंजाइम यूज होता है बच्चे, इसको बोलते हैं क्या, हेक्सोकाइनेज, क्या बोलेंगे, हेक्सोकाइनेज। देखो ये एंजाइम से ज्यादा, देखो ये किसका पथ पे, ग्लाइकोलिसिस भाई, क्या है, यहाँ देखो, ग्लूकोज 6 फास्फेट से क्या बनता है, बाकी सब बीच में चलता रहेगा, है ना, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, लास्ट में देखो फ्रक्टोज 1 6 बिस फास्फेट। आपको याद होगा ये जब टूटता है तो क्या बनता था, DHAP, याद है, ये बनता था, और ये बनता था PJAL। कोई दिक्कत, ये हो गया देखो, ठीक है, ये, तो ये कहने मतलब जो ग्लिसरॉल टूटेगा तो क्या बन जाएगा, डाइहाइड्रॉक्सी एक्सटोन फास्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। और इसी देखो यहाँ पे क्या बताया, पहले यहाँ देखो जरा, ये बन गया, इसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है, यहाँ से क्या बनता है बताया आपको, क्या, पायरुविक एसिड, क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। यहाँ तक कहानी पता है, इससे पता है कि एक्स्टाइल कोएंजाइम बनता है, स्टाइल कोएंजाइम से क्या बनता है, ये फिर क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होता है, ये पूरी प्रोसेस आपको पता है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो फैटी एसिड होता है बच्चे, ठीक है, फैटी एसिड से क्या बन गया, देखो फैटी एसिड से बन गया स्टाइल कोएंजाइम ए, और फैटी एसिड स्टाइल कोएंजाइम ए से होके दोबारा रिएक्शन ऐसे भी जा सकता है, देखो ये माया, यानी कि रिएक्शन ये इधर भी जा सकता है, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, कैटाबोलिस और एनाबोलिस दोनों होता है, मतलब कैसा है ये, एम्फीबोलिक है, कैसा बच्चे, एम्फीबोलिक। ये बना नहीं, इसको बना लेंगे, ठीक है, एम्फीबोलिक पाथ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ ध्यान दो, ठीक है, यहाँ लिखा देखो ग्लिसरॉल, ठीक है, क्या है, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल जो बच्चे यूज होता है, अगर इसको देखें तो ये यूज होता है कहाँ, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, इसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट दो है, यहाँ देखो, फैट टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल से बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन तो आपको दिखाया गया, प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड कहाँ, तो देखो पायरुविक एसिड में, ये पायरुविक एसिड में भी जा सकता है, देखो, और कहाँ कहाँ जा सकता है, देखो ये स्टाइल कोएंजाइम में जा सकता है, और देखो क्या है, ये डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व हो सकता है, और किसी स्टेप पे, किसके साथ है ये, अमाइनो एसिड के साथ है, ठीक, ये बना लेंगे इसमें डायग्राम, ठीक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो गया कौन सा बच्चे, ये हो गया हमारा रिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों, जरूरत पड़ने में चीजें ये तोड़ी जा सकती है और फिर से वापस में ग्लिसरॉल में चेंज कर सकती है, ये देखो, ठीक है। तो फैटी एसिड किस जाएगा बच्चे, स्टाइल कोएंजाइम ए में, और जो ग्लिसरॉल होगा जिसमें जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, अलग बात है कि DHAP में फिर से टूट जाएगा, है ना, ये टूट जाएगा इसमें, क्योंकि रिवर्सिबल यहाँ से बना लेंगे। लेकिन डायरेक्टली बात करेंगे कि अगर ग्लिसरॉल किसमें टूटता है तो क्या बताओगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, क्लियर। और फिर ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डाइट इन्वॉल्व हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट भी हो सकता है, क्लियर। और अमीनो एसिड की बात करें तो ये इन्वॉल्व होता है पायरुविक एसिड में जा सकता है, साथ साथ स्टाइल कोएंजाइम में, और कहाँ जा सकता है देखो, और साथ साथ ये क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट भी इंटर कर सकता है, कोई दिक्कत इसमें, हमारी बात। तो इससे भी क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बन सकते हैं कि फैटी एसिड डायरेक्टली किस रिस्पायरेटरी किस स्टेप में इन्वॉल्व होगा, तो क्या बताओगे, स्टाइल कोएंजाइम, मतलब कौन सा स्टेप है ये, क्रेब्स साइकिल में, कहाँ बताओगे, तो नाम भी पूछ सकते हैं कहाँ इन्वॉल्व होगा, क्रेब्स साइकिल, क्योंकि स्टाइल कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन मार्क नहीं आया, तो ऐसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लियर। दूसरा देखो यहाँ पे क्या पूछेंगे, देखो और पूछ सकते हैं यहाँ पे कि जो ग्लिसरॉल जो टूटता है वो कहाँ इन्वॉल्व होता है, क्या बताओगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से रिवर्सिबल जाएगा तो क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल बनाएगा। और आपसे अगर पूछे अमीनो एसिड या प्रोटीन पूछे तो पायरिक एसिड लेवल पे भी इंटर कर सकता है, स्टाइल कोएंजाइम इंटर कर सकता है, और क्रेब्स साइकिल तीनों लेवल पे इंटर कर सकता है, इसको खास तौर पे ध्यान रखिए। कोई दिक्कत इसमें ना है कुछ,
ये हम लोग बात करते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने थोड़ा इसको आपको कुछ बता दिया। देखो यहाँ पे बाकी आपको पता है यहाँ पे H2O बनता है, साथ साथ में CO2 बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे एक ATP भी बनता था, याद करिए, लेकिन किस फॉर्म में? GTP के फॉर्म में। किस फॉर्म में? GTP के फॉर्म में। और इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। क्या? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। हमने कोई सबस्ट्रेट यूज किया था और सबस्ट्रेट क्या था? अल्फा कीटो गुटारिक एसिड। सबस्ट्रेट यूज करते हैं तब जाके ATP बनता है, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। कितनी जगह GTP बना था? मात्र एक जगह। और कौन सा स्टेप था वो? भूल गए अभी? अभी एग्जाम तो याद रखो। सो रहे हो? देख बताओ, कूट दिया होगा अभी। देखा नहीं? बताओ। अच्छा बताओ फिर, नहीं याद आ रहा है? ये देखो महारानी को, बताओ। देखो बताया। हाँ बताओ, पूरा बताओ। बोलो पूरा, बोल रहे तो सक्सीना माइड। अरे यार, बताते बताते रुक गए। सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड, यही था। सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक, बताया तो उसको बना लेना, उसमें बीच में बनाए नहीं होगे नहीं। सक्सिनिल कोएंजाइम जब सक्सिनिक एसिड बनता है तब GTP बनता है बच्चे मेरे। देखो गड़बड़ मत कर देना। ये है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरेशन। क्वेश्चन भी आ चुका है मेरे बच्चे, ठीक है? गड़बड़ मत करना, ये पाप पड़ेगा बार बार। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? देखो तो मतलब ये है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट यूज करते हैं क्या? सक्सिनिल कोएंजाइम A। इससे क्या बनता है? सक्सिनिक एसिड। इसको बोलते हैं क्या नाम बोलेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। जब भी कोई सबस्ट्रेट यूज करते हो तब। इतना क्लियर हुआ? अब आते हैं इसके आगे बच्चे। देखो अगला हमारे पास है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर। क्या है? देखो बच्चे, इसको बोलते हैं क्या? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। देखो यहाँ देखो, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का दूसरा नाम याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी रेशियो भी बोलते हैं। ये पूछा गया है, ठीक? आपका ध्यान इधर है, पूछ लेगा इधर से। क्या इसको हम बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रेशियो बोलते हैं। आपको पल्ले भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर ध्यान इस पे रहता है, डार्क रहता है। और डार्क के चक्कर में ये नहीं कि लाइट को भूल जाओ, ठीक है? ऐसा होता है। बहुत ऑप्शन दे देगा तो कर नहीं पाओगे जल्दी से, क्योंकि सबको याद रहता है RQ। क्या रहता है RQ? देखो तो RQ क्या है बच्चे? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। क्या है? देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि RQ जो होता है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। ठीक है? कितना CO2 निकला, कितना O2 आपने यूज किया किसी भी पार्टिकुलर टाइप के सबस्ट्रेट को डाइजेशन करने के दौरान। तो डाइजेशन ना बोलना सही नहीं है, एसिमिलेशन करने के दौरान। पास में एसिमिलेशन मतलब ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS जब हम चलता है प्रोसेस, इस दौरान यानी रिस्पायरेशन के दौरान कितना O2 हमने कंज्यूम किया प्लस कितना CO2 बाहर निकाला। अरे भाई O2 हम यूज कहाँ करते हैं? ETS में। उसी की तो बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो उसी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसी वही पे है। देखो यहाँ पे दूसरी बात, CO2 कहाँ से निकलता है? जब चलता है क्या? क्रेब्स साइकिल। क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल। और कहीं था क्या? नहीं था। तो क्रेब्स साइकिल के दौरान ये पूछ सकता है कि जो CO2 ऊपर लिखा हुआ कब निकलता है? क्या बताओगे? ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। और जो O2 कंज्यूम होता है ये कब कंज्यूम होता है? ड्यूरिंग ETS। भाई कौन? प्लांट की एनिमल? दोनों भाई। ये किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट की एनिमल की? दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो ऐसे किसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है? देखो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। देखो यूज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, क्या यूज किया आपने? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एसिड या क्या यूज किया, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो आगे ये पूछ सकते हैं किस बात पे डिपेंड करता है? क्या बताओगे? जो सबस्ट्रेट यूज कर रहे हो उस पे ऊपर डिपेंड करेगा। देखो when carbohydrate are used substrate and are completely oxidized, RQ will be 1। तो RQ वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है? RQ1 इसका मतलब क्या है? कि कार्बोहाइड्रेट पूरा पूरा डाइजेशन हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं बचता है, उसमें आया कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का। तो ये भी याद रखिए कि 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट क्या किया गया है? बोलो, कंप्लीट यूज किया गया, ठीक? ऑक्सीडाइज किया गया, यहाँ पे यूज किया गया ऑक्सीडाइज। देखो बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ CO2, कह रहे हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 और O2 जो है यहाँ पे इवॉल्व होते हैं और कंज्यूम होते हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक? ये उसको उल्टा नहीं कर सकता है। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, ठीक? वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व और प्लस वॉल्यूम ऑफ, देखो मतलब ये वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व। इस तरीके से ऑप्शन आपसे बना सकता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। इस समझ में आ गया ना? तो रटने जो तो नहीं है ना?
भाई आप CO2 निकालते हो और O2 लेते हो, इतनी बात समझ में आनी चाहिए बस में। देखो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व और वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। ऑक्सीजन लेते हो, कंज्यूम करते हो, CO2 निकालते हो, तो अपने आप को याद रख लेना, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बस ये याद रखना कि आप ये भी ध्यान रखो कि आप ऑक्सीजन ज्यादा लेते हो रेदर देन कि CO2 बाहर निकालते हो। क्लियर हुआ? हम लोग ऑक्सीजन कितना लेते हैं लेकिन CO2 कम निकलता है। क्लियर? उसको ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ देखो। अच्छा नॉर्मल बात करें यहाँ पे कि जो खाने के कंपेयर में आदमी दिन भर में कितना ऑक्सीजन लेता है, कितने गुना ज्यादा लेता है बताओ। अब इस पे आया तो बात कर ही लेते हैं। तो सॉल्बिलिटी बता रहे इसमें है, बताओ। और ये जानकारी भी बता दूं, ये क्वेश्चन अभी जेई में आया 2023 में, अब लेटेस्ट एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया है। अब जिसने किया हाँ पूछ, हाँ बोला, हाँ 15 राइट। 12 से 15 गुना ज्यादा चाहिए होता है नॉर्मल खाना के कंपेयर में। अगर कोई बंदा 10 किलो अगर मान लो खाना खा रहे सपोज कम से कम मान लेते हैं, तो देखो तो इसका मान का मतलब ये कि 120 से 150 क्या किलो ऑक्सीजन वो लेगा। उसमें आया बच्चे जेई के क्वेश्चन है अभी आए जल्दी में, इसका मतलब क्या समझ आया? इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो जेई रिपीट करेगा केमिस्ट्री में वो आपको रिपीट करेगा। इसमें केमिस्ट्री में आ सकता है, बायोलॉजी में भी आ सकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। 12 से कितना 15 गुना लगभग ये होता है किसका ऑक्सीजन। मतलब ये कि जितना खाना खाएगा उसका 12 गुना ज्यादा ऑक्सीजन आदमी लेता है। क्लियर हुआ? तो ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी किसके कंपेयर में? खाने के कंपेयर में, उसकी डिमांड ज्यादा है। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे तो अगर आप पूछे कि 1 वैल्यू होती है RQ, उल्टा पूछ ले कि RQ की वैल्यू 1 है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, प्रोटीन कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, फैट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, ट्रिपल मेटन कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, कैस्टर सीड कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। ढेर सारे ऑप्शन आपसे बनाए जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो अब आते हैं इसके आगे। गड़बड़ तो नहीं करोगे, तो आसान क्वेश्चन है। ठीक, बाकी जहां पे फंसने आपको हम देंगे नहीं क्योंकि हमारे पास है ब्रह्मास्त्र। अभी बताते हैं हमको। देखो यहाँ देखो इसे ग्लूकोज इसी के बारे में बताया गया। देखो और ये चेन रिएक्शन भी आपको पूरा पता होना चाहिए। देखो ये ग्लूकोज है बच्चे, और ये तो पता ही है आपको कि ग्लूकोज को कंबसन कराते हैं तो कितने CO2 निकलते हैं, कितने वाटर, तो बच्चों वाली बात है, जानते ही हो ना। देखो तो अगर ये देखो ग्लूकोज में कितने कार्बन बच्चे 6 है, तो कितने CO2 निकलेंगे? अच्छा कितने वाटर निकलेंगे? अगर हाइड्रोजन 12 है तो वाटर कितने निकलेंगे? इसका आधा करो तो कितना है? कोई दिक्कत इसमें? बाकी एनर्जी रिलीज होगी। देखो यहाँ देखो अब इसके बाद जब दोनों बैलेंस हो जाए तो ऑक्सीजन तो निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत? अरे भाई जब इधर दोनों बैलेंस है तो ऑक्सीजन निकाल पाओगे। और देखो यहाँ पे जब ऑक्सीजन निकल जाए तो देखो यहाँ पे CO2 कितना है 6 और O2 कितना है 6, 6/6 कितना है? ऐसे किया गया। ठीक, देखो व्हेन फैट आर यूज्ड, अगर आपसे फैट पूछा जाए क्या फैट यूज इन रेस्पिरेशन देयर RQ इज लेस देन 1। RQ कितना होता है बच्चे? लेस देन 1 होता है। कितना? लेस देन 1 होता है। ठीक है, देखो कैलकुलेशन फॉर फैटी एसिड। अब चूंकि जो फैटी एसिड होता है वो कई टाइप के होते हैं तो उसके हिसाब से चीजें थोड़ा सी बदल जाती है। लेकिन यहाँ तो बताया गया ट्रिपल मेथिल पूछा गया है, 51 कार्बन होते हैं, ये भी पूछा गया है। ट्रिपल मेथिल में कितने कार्बन होते हैं? 51। कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन होते हैं? 27। ठीक, कितने? 27। तो कोलेस्ट्रॉल को अगर यूज किया जाए तो कितने CO2 निकलेंगे? कितने निकलेंगे? अरे 27 ही तो निकलेंगे। 27 कार्बन तो निकलेंगे। कितने? 27 है कि नहीं? देखो यहाँ पे कह रहे इफ यूज एज ए सबस्ट्रेट इन, देखो यहाँ पे याद हो क्या लिखा है? ट्रिपल मेथिल। इसका फॉर्मूला याद करके रखिएगा, फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। ये फॉर्मूला याद से पूछा जा सकता है। देखो क्या है, आपको तो पता है ट्रिपल मेथिल जो है क्या, देखो CHO है 51 98 6, क्या देखो 51 98 6 CHO। ठीक, देखो क्या हो कोई दिक्कत? देखो अगर आपसे पूछे ट्रिपल मेथिल में कार्बन कितने, क्या बताओगे? ऐसे पूछा गया है माल्टोज से लेके। ठीक है, और आपसे पूछे हाइड्रोजन कितने हैं? 98। कितने हैं? 98। क्लियर हुआ? आगे देखो यहाँ देखो कार्बन कितना दिया यहाँ पे 51। ठीक है, अलग बात थोड़ा सा आपको ध्यान इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मालूम क्या है, डबल है। क्या डबल? देखो यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा आप इसमें गेस भी नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे तो अच्छा होगा कि ये रिएक्शन पूरा आपको याद ही होना चाहिए। देखो क्या है
यानी कि इसमें 102 CO2 निकलता है, कितना 102 CO2 निकलता है, 145 इसमें O2 निकलता है। आपको कुछ याद हो चाहे ना हो, एक चीज याद रखिएगा कि ट्रिपल मेटेन में 51 कार्बन होते हैं, एक बात। दूसरी बात, कितने CO2 निकलते हैं 102, और कितने O2 कंज्यूम होते हैं तो 145। तो ये है, याद रखिएगा 102/145, ये आपसे पूछ सकता है। तो दिक्कत कर लोगे, बाकी दिमाग लगा के निकाल लोगे, है कि नहीं। मान लो इसमें वाटर भी पूछ लिया तो निकाल नहीं पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे, ठीक है। बस आपको इस चीज ध्यान समझ में आ गया कि कार्बन कितने हैं 51, हाइड्रोजन कितने हैं 98, और ऑक्सीजन कितना है 6। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे डबल मार्कुल लिए गए हैं। जैसे पीजीए बनते समय लोग पगला गए थे, साइंटिस्ट तक पगला गए थे, तो जो आपको क्या हाल होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर गैस लगाओ तो गैस आपका काम नहीं करेगा कि भाई 51 कार्बन तो 51 CO2 निकाल दो, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखो इधर तो कितना है बच्चे 0.7, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 102 क्या हो गया बच्चे CO2, और 145 क्या हो गया O2। ये याद रखना कि किसका RQ क्या होता है, तो 1 सेकंड का काम है और बता भी देंगे, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप उसके आगे चलो। आपसे ये पूछ लेता है कि बताइए जब ट्रिपल मेटन यूज करते हैं तो कितने CO2 निकलते हैं, सोचो कितना मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, है ना। कितने ऑक्सीजन यूटिलाइज होते हैं, गेस ही नहीं कर पाओगे आप। मैं कुछ इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एक तो फॉर्मूला ट्रिपल मेटन का आपको याद होना चाहिए, या ट्रिपल मेटन का देख से पूछ सकते हैं किसका RQ जो है ये लेस देन 1 होता है, ठीक है। ऐसे ट्रिपल मेटन के 3-4 फॉर्मूला लिख देगा वो, तो फिर आप गेस नहीं कर पाओगे, वहां भी फंस जाओगे आप। तो ट्रिपल मेटन का फॉर्मूला पता है, अल्टीमेटली कहने मतलब ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। आगे आ जाओ। तो बच्चे कितना CO2 कितना है 102, और O2 कितना है 145, कोई दिक्कत नहीं है। 102/145, और क्योंकि 0.7 जाहिर सी बात है कि डिनोमीटर यहाँ पे ज्यादा है, तो उससे भी गेस कर लेना, ठीक है, उससे भी गेस कर लेना, ठीक। ये हो गया। देखो when protein are respiratory substance ratio would be about कितना 0.9, कितना 0.9, क्लियर हुआ। What is important to recognize is that living organism respiratory substances are often more than 1। क्या देखो, तो respiratory RQ की वैल्यू वो 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। substances are often more than 1, ठीक है। और देखो यहाँ पे what is important to recognize that living organism respiratory substances are often more than 1 होता है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन आता है, प्लांट की एनिमल, दोनों। कह रहे कि प्योर प्रोटीन और फैट आर नेवर यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी किसी टेस्ट में आया था, किसी बच्चे ने पूछा इससे भी, क्या क्या देखो, कह रहे हैं कि कभी भी प्योर प्रोटीन या प्योर फैट कभी भी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस नहीं होता। मैं कुछ प्रोटीन को तोड़ेंगे तो अमीनो एसिड जो होता है वो यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं तो जो ग्लूकोज होता है वो यूज करते हैं। मैं कुछ और साथ में प्रोटीन तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, अमीनो एसिड। और ये जहां तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन इस बार आना चाहिए, इसका मैं इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अभी आ नहीं रहा है। किसका इंतजार कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ। ये ट्रिपल मेटन तो कार्बन पूछ लिया है, ये पूछा नहीं गया। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असर्शन रीजन पूछ सकता है, नॉर्मल ऐसे भी पूछ सकता है। तो प्योर प्रोटीन और प्योर फैट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, ध्यान रखिएगा। तो ये याद रखना है कि प्योर प्रोटीन और प्योर जो फैट होते हैं कभी भी ये रेस्पिरेटरी सब्सटेंस का काम नहीं करते हैं। क्लियर हुआ इतना, कोई याद दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। और दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, एक चीज और बता रहे हैं यहाँ पे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें रेस्पिरेटरी सब्सटेंस ऑफन मोर देन 1, एक से ज्यादा होता है, ज्यादातर एक से ज्यादा होता है। उस्माया ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला, और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कह रहे हैं हर लाइन में क्वेश्चन है यहाँ पे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें RQ की वैल्यू जो होती है, ठीक है, RQ की वैल्यू क्या होता है बच्चे, है मोर देन 1 होता है। क्या होता है, मोर देन 1 होता है, ठीक। रेस्पिरेटरी सब्सटेंस की बात करें, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस आर ऑफन मोर देन 1, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस नॉट RQ वैल्यू, इसको क्लियर कर लो। इसमें जो क्या है रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, इसका मतलब क्या है समझे, इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट यूज होगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है। क्लियर हुआ। तो वही चीज यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। और दूसरी बात कह रहे हैं कि जो प्योर प्रोटीन और प्योर फैट जो होते हैं कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज
नहीं होते हैं। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हम पूरा हॉट स्पॉट लिख देते हैं। खासकर इसको जरूर देखना। और ये वाले अब सवाल आते हैं कि बाकी क्या कैसे करेंगे। देखो एक मैं बताता हूँ आपको। देखो इसके लिए कोड याद कर लेना। देखो सीआरपीएफ 197। देखो यहाँ इसकी वैल्यू दी नहीं है, बता दूं आपको। देखो ये ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ, सही रहेगा। दिख नहीं रहा सही। यहाँ फैट का दिया नहीं है लेकिन बता दूं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। लेकिन ये आपको 197 मतलब क्या है, 0.7 है और यहाँ 0.9। ठीक है, याद रहेगा। मतलब कार्बोनेट का 1 है, प्रोटीन का 0.9, फैट का 0.7। आर का मतलब कोई नहीं है आपको। हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे दिया है आर क्यू लेस देन 1। लेस देन 1 बात करेंगे यहाँ पे तो नॉर्मली कितना होता है, 0.7 होता है। क्योंकि फैट की बहुत सारी वैरायटी है, कॉमनली आपसे ही पूछेगा, 1 से कम भी है। ठीक, कोई दिक्कत? कर लोगे? तो सीआरपीएफ 197 याद कर लीजिएगा, इससे आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन। ठीक, प्रभात क्वेश्चन निकाल दो बच्चे जल्दी से, फटाक से कर लोगे। चलो बताओ जरा सगुन, ट्रिपल मीटिंग में कितने कार्बन? सगुन हाँ आप ही बताओ, कंफ्यूज आते वो सोचेंगे हमसे पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। बताओ ट्रिपल मीटिंग में 51। पूरा फॉर्मूला बताइए ट्रिपल मीटिंग का। है? ना टाइम लोगी एक क्वेश्चन करने में, मान लो एग्जाम में आ जाता है, इससे टाइम लेते लगता। बताओ इसी हाइड्रोजन का ध्यान रखो बच्चे। ठीक, और कितने CO2 थे ट्रिपल मीटिंग जब यूज कर रहे थे? कितने CO2 कितने ऑक्सीजन? वन 145। वेरी गुड, ठीक है। चलो आ जाओ जवानो, इधर आ जाओ। जितना करा दिया पर याद होना चाहिए। कौन सी चीज ऐसे है जो डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं करते? सगुन रेस्पिरेटरी सबसे तरह यूज नहीं कर सकते हैं। कौन सा ऐसा है सबस्ट्रेट प्योर फॉर्म में? उधर नहीं, इधर नजर सामने बोलिए। ठीक है, तो डायरेक्टली हम प्योर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। है प्रोटीन और फैट, ये तो है। क्या है? प्रोटीन और फैट है। क्या रिस्पायरेटरी क्वेश्चन का दूसरा नाम भी है क्या? क्या विकास बोलो, मुस्कुरा रहे हो। वेरी गुड, क्या है? रिस्पायरेटरी रेशियो भी होता है। ठीक, और रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है? कैटाबोलिस कि एनाबोलिस? दोनों होता है। ठीक है, क्या होता है? दोनों होता है। बताओ नींद, सामने नजर। कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है आरक्यू वैल्यू? बोलो जल्दी बोलो। 1। अच्छा, प्रोटीन का? बुक बंद करो, बुक बंद करो बच्चे। हाँ बताओ प्रोटीन का। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या ये? अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं आपके लिए? जो ऑनलाइन देख रहे हो उनको याद हो गया होगा। अभी ऑनलाइन वाले बच्चे बता देंगे, बताओ। 0 वेरी गुड। और फैट का? हाँ बोलो, सही बता रहे हो, आगे बोलो। 0 उससे पहले क्या बताया था? ठीक है, नहीं फैट का बताओ, फैट कितना होता है? 0.7। ठीक है, क्या कोड बताया, बताओ फिर से बताओ। सीआरपीएफ 197 याद रखिएगा, 0.9 याद रहेगा। कोई दिक्कत? आ जाओ आगे। क्वेश्चन पे जंप करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करते जाइए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर पहला बताइए बच्चे, इसमें मैं 2018 तक करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चन कराएंगे। जो ये भी, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा किसी ने बताया नहीं, किसी की याद आया क्या है? बोलो बोलो, इतना धीरे बोल रहे कुछ। सुनो इधर, अरे मैं ये कह रहा था बच्चे, देखो एक्चुअली मैं एक चीज देख रहा हूँ 2018 से
क्वेश्चन जो लगातार पूछ रहे हैं उनका एक फिक्स हो गया है और उसी क्वेश्चन के आसपास चीजें आ रही है, ठीक है, उन्हीं के आसपास ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब उनको ये हो गया कि हाँ इसी टॉपिक से क्वेश्चन लेना है। ऐसा मैं ट्रेंड देख रहा हूँ फिलहाल पिछले 4-5 सालों से, ठीक है, 2018 से खासकर। तो मतलब ये समझ, इसी बेस पे हमने कुछ कंक्लूजन निकाली है कि अगर प्रेजेंट टाइम में आपको अगर 2022 का 21 के पूरे क्वेश्चन ये बता दिया जाए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, किस पेज से आया है, ठीक है, कहाँ से आया है, किस पेज से आया है, कौन सा क्वेश्चन है, तो क्या आप गेस नहीं कर पाओगे 2023 में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के आएंगे, बताओ, नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। हम तो ये नहीं कहते कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकते हैं प्रेजेंट और पास को मिला लिया जाए। जो मेरा स्टेटमेंट है, प्रेजेंट प्लस प्लस सॉरी प्रेजेंट प्लस पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फ्यूचर, ये मेरा स्टेटमेंट फिलहाल, ठीक। अप्रोक्सीमेटली क्यों लिया? इसमें वेरिएशन की पॉसिबिलिटीज है। जो भी आप प्रेजेंट में करते हो, जो भी पास में हुआ है, लोग कहते हैं पास में जो चीजें आपको अफेक्ट नहीं डालती, बिल्कुल डालती, 100% डालती है। ये दोनों मिलके आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। हाँ, परसेंटेज का रोल आगे पीछे हो सकता है, अलग बात है, प्रेजेंट का रोल ज्यादा होता है, लेकिन पास का भी रोल होता है। कह रहे फ्यूचर पास में हुआ भूल जाओ यार उसको, कैसे भूल जाए, नहीं भूल पाओगे आप, ठीक है। पास से क्या आपको एक्सपीरियंस मिलता है, भाई ऐसे हुआ है, ठीक है, तो चीजें ऐसे अब नहीं करनी है, दैट इज, है ना। तो इन दोनों को अगर मिला के काम करोगे तो लाइफ में फ्यूचर आपका डिसाइड होगा फिर से। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि वैसे बायोलॉजी तो पूरा मैंने बना लिया है, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी बना लिया है, ठीक है। तो हम चाहते हो कि हमारा टारगेट ये है कि आप कहते हैं बायोलॉजी में पूरा हो जाए, हमारा टारगेट ये भी कि केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छा करके आओ आप। तो आपको जहां जहां क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी की जिस पेज से जिस एक्सरसाइज से, वह पूरा मैं दिखाने वाला हूँ और उसी के आसपास के जो एरिया मैं आपको सिर्फ बता दूंगा, बाकी आप सर से डिस्कस कर लीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का, बायोलॉजी को मैं पूरा आपका मैं करा है, कोई बात नहीं, सर करा देंगे तो ठीक है, क्यों नहीं, केमिस्ट्री क्यों नहीं पता है, कर लोगे बच्चा, ऐसा नहीं मुश्किल नहीं। सर से डिस्कस करना है, सर आपको बताएंगे, अदरवाइज मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप परेशान उसके लिए बिल्कुल मत हो, ठीक है। उस है उससे फर्क नहीं पड़ता कौन बता रहा है, उससे फर्क इससे पड़ता है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक। ऐसी बात नहीं है, हम या अलग कोई टीचर कुछ अलग नहीं है, सब एक है। आपको हाँ, मुझे जहां तक अच्छा लगता है कुछ चीजें है, क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ कि बच्चे के लिए कुछ नया कुछ कर दूं ताकि इनका पूरा पूरा क्वेश्चन निकल जाए, एक भी नहीं पूरा निकल जाए, ठीक। और सारी चीजें मैं एनालाइज करता रहता हूँ पूरा। और बायोलॉजी कोई ऐसी बुक नहीं बची जो हमने लगाया ना हो, कोई भी नाम ले लो, हर क्वेश्चन को, अभी तो खैर कुछ नहीं है, अदरवाइज जो सीपीएमटी का आपको सिलेबस दिखा देंगे तो आपको भूत आ जाएगा, मतलब भूत क्या, बेहोश हो जाओगे, ठीक है। तो इस बारे तो अब ऐसा कोई मैटर नहीं है। तो आपको मैं बस एक चीज ध्यान रखना है कि आप रेगुलर आते रहिए, देखते रहिए और साथ साथ में काम भी करते रहिए। जहां पे मैंने बताया पॉइंट आउट किया है उसको दिमाग में तुरंत कर लो, कैप्चर कर लो। जैसे मैंने आरक्यू बताया, और एक चीज मैंने इसके बगल में जो लिखी हुई है, अक्सर ये भी चीज होता है लोग डार्क कलर पे, जो डार्क होता है उस पर ज्यादा ध्यान रखते हैं, उसके चक्कर में बगल जो लाइट लिखा रहता है इंपॉर्टेंट रहता है वो छूट जाता है, ऐसा भी देखा गया होता है। तो ये भी काम नहीं करना है कि उसके चक्कर में आप उसको भूल जाना है। हाँ, ये अलग बात है कि एनालिसिस है कि 50 क्वेश्चन इस साल 2022 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अंडरलाइन वाले पार्ट जो डार्क कलर है उस पर आए थे। आगे देखो, तो 3-4 दिन के अंदर मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। और आपको कोशिश ये करना है कि जब मैं करवाऊंगा तो आपको बुक मंगवा लेंगे साथ में, सारे बुक लेके आइएगा, कोशिश करेंगे एक लेक्चर हम ले लेके, 1 या 2 लेक्चर सेशन लेके, उसमें मैं तीनों आप लेके आइए, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले तीनों लेके आइएगा, मैं सर डिस्कस कर लूंगा, जिसके पास नहीं खरीद लेगा, क्योंकि मैं इसी हफ्ते के अंदर कराऊंगा, तीनों होने चाहिए आपके पास, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा जैसा भी है, आपको बताना मेरी काम है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सर से आप पूछ लीजिएगा, ठीक, सर करा देंगे आपको, ठीक। हमारा काम सिर्फ इतना है कि आपको ले जाके वहां छोड़ना है, बाकी थोड़ा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा, मैं हमारा काम है आपको वहां पहुंचा देना मंजिल तक, अब अंदर तो जाना पड़ेगा आपको, है ना। तो देखो, और जो समझदार उसके लिए सारा ही काफी है कि नहीं, ना समझदार के लिए उसको पेपर ला दो, नीट का पेपर नहीं कर पाएगा वो। देखो आते हैं क्वेश्चन पे, देखो पहला क्वेश्चन बता बच्चे, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज सिस फास्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल, एक चीज देखो, दो चीजें में, फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय, ये तो बताइए हेक्सोकाइनेज है, वहां दिया भी गया था ना, क्या है हेक्सोकाइनेज। आगे देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ एनएडी प्लस इन सेलुलर रेस्पिरेशन, एनएडी प्लस, कि देखो यहाँ पे एनएडी प्लस का रोल क्या है, देखो देखो बच्चे, ये 2018 में पूछा गया है,
2004 के बाद फिर 2018 में आया डायरेक्टली, कितने साल हो गए देखो, कितने साल हो गए। तो ऐसा भी देखा गया है कि 2004 के बाद बीच में पूछा नहीं गया, अचानक जंप कर गए, ठीक है। 2018 में आया, फिर 19 में आया, ठीक है, और अभी फिलहाल ये ना 21 में आया ना इसमें 22 में आया, उसमें नहीं आया। देखो देखो भाई, 20, 21, 22 तीन तो हुए, तो उसमें नहीं पूछा गया। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप अगर देखो 2004 वाले को देखो और 2000 ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 और 2 को कुछ आपको एक जैसा लगेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ एनएडी प्लस, ठीक है, बताओ क्या करेगा। अगर मान लो थोड़ा सा आपको ये दिक्कत कर रहा है, तो आपको ये पता है, आपने पढ़ा होगा रेडास रिएक्शन, पढ़ा है, देखो कहीं पे H+ लिखा हुआ है, ये देखो, इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, रिडक्शन होगा ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना देगा, हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। इस फॉर्म में पाया नहीं जाता है, डबल करना पड़ेगा, कुछ बताना नहीं चाह रहे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, H+ आयन क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, साथ में ये हाइड्रोजन बना दिया। तो कर क्या रहा है, H+ आयन इलेक्ट्रॉन को बाइंड अप कर लिया, क्या कर लिया, बाइंड अप कर लिया। बाइंड अप करने के बाद आगे चल के वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर हुआ। तो कह सकते हो कि जो हाइड्रोजन होता है H+ आयन इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, नहीं कह सकते, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को एक जगह दूसरे का ले जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में साथ साथ लेके जा रहा है। अगर ये हाइड्रोजन लिखा है तो क्या इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन छिपा नहीं है, बिल्कुल छिपा हुआ है। उसमें देखो यहाँ पे मतलब क्या, देखो इट फंक्शन एज एंजाइम, इट फंक्शन इलेक्ट्रॉन कैरियर, उसमें आया नहीं आया, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है, क्लियर हुआ। तो कब आया, 2018 में, दिक्कत तो नहीं, आगे आ जाओ। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि बायोलॉजी क्वेश्चन केमिस्ट्री से फिजिक्स से लग जाएंगे, या फिजिक्स क्वेश्चन बायोलॉजी से भी लग सकता है। आप कहोगे ऐसा क्या, ऐसा ही है। ओजोन, ओजोन ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस है, बायोलॉजी में पढ़ोगे तो नहीं है, फिजिक्स में पढ़ोगे तो मिलेगा आपको, कहाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। मैं ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन है जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी ओवरलैप कर जाएंगे। केमिस्ट्री तो करता ही, फिजिक्स में आपको दिखा देंगे, ऐसी बहुत जगह है। देखो आगे आते हैं, देखो देखो इन ग्लाइकोलिसिस, अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं 2004 में आते हैं, एक इसको कर लेते हैं, आगे नहीं कराएंगे। देखो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड बाय, बताओ Na+, कौन सा आंसर बताओ, बहुत मुश्किल था क्या बच्चे, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन करने पीछे बहुत जरूरी होते हैं। जिसने 2004 क्वेश्चन किया होगा 2018 करने में कितना टाइम लगा होगा उसको, है 1 सेकंड में नहीं लगा होगा उसको, देखा और टिक किया, अच्छा था ये क्वेश्चन है 2004 में पूछा गया था, किया उसका क्वेश्चन खत्म, बिल्कुल नहीं। अदरवाइज अगर आपने नहीं दिया, इसके पहले अगर पूछते तो दिमाग आपका काम भी नहीं करता कि क्या कौन सा क्वेश्चन होगा, बिल्कुल भी आपके पास जानकारी नहीं है, ठीक है। खैर ये समझ में आ गया। और ये सोचो 2004 के बाद 2018 मतलब कितने साल हो गए, देखो 8, 6, 14, लगभग 14 ईयर्स हो गए। इस 14 ईयर्स के बाद ये क्वेश्चन आया है, इसकी क्या गारंटी नहीं है कि इसके बाद फिर ये 8, 5, 13, 5 साल के बाद नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। और ये क्वेश्चन आगे सोचो आपके लिए कितने समय का आंसर होगा, 1 सेकंड का, देखा और टिक, और सेकंड टाइम कहाँ लगेगा, उमार भरने में। मैं कुछ देखो आगे, अब आते हैं इसके आगे, ठीक। आपको हम एक उमार दे देंगे, ठीक, सब लोग से क्या करना, फोटो कॉपी करा लेना, जो नीट वाला उमार है, उमार सीट जो नीट में मिलता है, ठीक। फोटो कॉपी करा के घर पे बैठ के जब भी खाली कुछ पढ़ने का मन न करे, बैठ के उसको बड़ा करने की प्रैक्टिस किया करो। हाँ हंसो मत, प्रैक्टिस करो भाई। अगर आप 200 क्वेश्चन को, 200 नहीं, मैं 180 की बात कर रहा हूँ, 180 क्वेश्चन को भरने में लगभग मान लो 15 से 20 मिनट मिनिमम आपको लगना ही लगना है। मैं कुछ मान के चलो कि अगर मान लो, बात नहीं करो, जो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिला हुआ है, ये समझ लो कि वो मार्क भरने में निकल जाएगा। मैं कुछ टाइम अभी भी आपको 3 घंटा मिल रहा है, लेकिन पहले रीजन तो है ही है। लेकिन दिक्कत दूसरी यहाँ पे है कि आपको 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हटाने भी है, ये भी दिक्कत है ना। देखो अच्छा, उससे भरने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपको उमार सीट नया नहीं दिखेगा फिर, यार ये तो नीट का है। कुछ लोग करते हैं उमार इतना हार्डवेयर ज्यादा होता है, फादर की जगह मदर का नाम, मदर की जगह फादर का नाम, ठीक है, रोल नंबर की जगह एप्लीकेशन नंबर लिख के चले आए, और फिर बाद में सर गलती हो गई, कोई नहीं बेटा जाओ बैठो, वहां पे मार्कशीट दूसरा नहीं देंगे आपको। अगर वो गलती कर देंगे तब तो दे देंगे, लेकिन आप गलती कर तो नहीं देंगे, मारा नहीं आ रहा है, ध्यान रखिए इसको। अगर आपने गलत कर दिया समझ लो आपका गया, समझ लो सर, कुछ नहीं हो सकता उसमें, है।
क्योंकि वो पूरा काउंट करके ही वो मार्कशीट आती है, फिर आपको मिलेगा नहीं। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आपको रोल नंबर लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, और कोई भी डिजिट डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब वो आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो रोल नंबर भरना शुरू कर दीजिए एग्जैक्ट वाला, ठीक है, उस हिसाब से छोड़े गए। कितने डेटा है, डेटा का साइन खुद ही आप कर दो, अपना साइन खुद कर दो, सारी चीजें उसमें है। पेपर का वो बड़ा कौन सा कोड है, सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही है, तो कुछ आपको नया नहीं लगेगा। देखो आप दूसरी बात, उसमें कई सारे क्वेश्चन होते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसे 9,20,000, 5 करोड़, इस टाइप में रहते हैं डिजिट, पूरा नाम लिखें कि आधा नाम लिखें, ऐसे ढेर सारे कंफ्यूजन होते हैं वहाँ पे। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूरा याद करने की कोशिश करते हैं, अच्छा 9 करोड़ था, अच्छा 9 लाख था कि 90 लाख था, उसी में 5 मिनट खत्म कर दिए। ऐसा हुआ किसी के साथ? ये नहीं करना है। उसमें जो डिजिट दिया हुआ उसी डिजिट से 9 लिखा तो 9 लिख दो, लाख वाख मार दो गोली, 2, 3, 5, 6 मोबाइल नंबर होता है वैसे आप उसमें लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बा? आगे आ जाओ। तो आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट चाहते हो कि जैसा होता है वैसे चाहते हो? है? ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप ले लेना, जैसा चाहे वैसा करवा दो। मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा, जैसा एग्जाम में होता है वैसे आप ले लो। कलर प्रिंट आउट 3-4 रुपए, 5 रुपए में होता है इसमें कलर प्रिंट आउट, वो आप करा लेना, बाहर कर लोगे, इतना कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल वैसे मिल जाएगी, तो आपको बिल्कुल अलग नया नहीं लगेगा। हम चाहते हैं एग्जाम में कुछ नया आपको बिल्कुल ना लगे, समझाया? देखो, और जब यहाँ पे आया करिए तो उसी पे आप दिया करो, क्लियर है? तो आपके पास रहेगा तो मिल जाएगा, मैं मैडम को दे दूंगा, मैडम से ले लीजिएगा। देखो वैसे मैंने भेज दिया, देखो यहाँ देखो फर्मेंटेशन, बता जल्दी बच्चे, ये बताएगी, मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। किससे पूछूं? विकास से पूछेंगे, और नहीं बता पाया तो मैं टोपी ले लूंगा तुम्हारी। देखो कोई बोलेगा नहीं, बता विकास, बता बच्चे। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम द ग्लूकोज ड्यूरिंग द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जल्दी बताओ कौन सा आंसर सही है? लेस देन 7%? पक्का? क्या बात, ठीक है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था क्या? आसान था, ठीक है। तो इसी पड़ोसी वाला था कि कंसंट्रेशन कितना हो जाता है अल्कोहल जिससे कि एज की डेथ हो जाती है, कितना परसेंट? मोर देन 30%। 30%, हाँ, इससे ज्यादा जाहिर सी बात होगा तो हो ही जाएगा, लेकिन 30% जरूरी है, ठीक है ना। उसी पड़ोसी वाला का मतलब उस पर नजर रखना। देखो कहाँ गया, ये बता बच्चे। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन इन 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, बताओ कितने सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होते हैं? एक ही तो होता है, जब सक्सिनिक कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है। कितना होता है बच्चे? बहुत मुश्किल है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जरा सा भी नहीं। कहाँ गया, भाग गया क्वेश्चन, डर के मारे भाग जाते। देखो ये ना उधर गया है, चलो कर डालो, इसको कर डालो। वेर इज रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट, बताओ तो बताइए, ईटीएस की बात कर, ईटीएस कहाँ होता है? अरे आप ऐसे ही बता दो। हाँ, देखो जब भी क्वेश्चन आया करें तुरंत आपके दिमाग में बायोलॉजी में क्वेश्चन आना चाहिए तुरंत। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, ये कर दो खत्म। तो मैं कुछ कितना मजा आएगा, तुरंत टिक करेगा तो आपको टाइम ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक, इधर देखो इधर, जैसे फिजिक्स क्वेश्चन करते तुरंत दिमाग में आपके फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, अच्छा ये वाला है, ठीक, तो तुरंत लगा के कर दो। अगला हमारे पास आते हैं कौन सा क्वेश्चन बच्चे, कौन सा? 16 दिख नहीं रहा इधर यार, थोड़ा सा इसको मैं और डार्क कर देता हूँ। थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन आप भावनाओं को समझ जाइएगा। एक ही क्वेश्चन करना है इसमें, तो बताओ क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है ना? थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, नहीं पढ़ के बता दूंगा मैं। देखो बच्चे, देखो देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पहला जब भी क्वेश्चन आया है, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट का मतलब क्या है? सही। जहां पे लिखा हो नॉट इनकरेक्ट उसमें लिख लो, इसमें सही बताना है। क्या बताना? सही। ऊपर लिख लो, हिंदी में लिख लो, शर्माने की जरूरत नहीं है, वहां सही बताना है ताकि दिमाग में रहे। फिर वाह, तो इसको बताना। आगे देखो, इनकरेक्ट बताना, एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सही बात है गलत बात है? टीसीए साइकिल जाहिर सी बात है, ठीक है, जहां पे हो रहा वहीं तो पाया जाएगा, कोई दिक्कत? आगे देखो,
ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है बच्चे? हाँ, सही है, ये भी आंसर नहीं है। अगला बताओ, सी वाला। ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एट इज सप्लाइड विद द एनएडी दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम। सही बात गलत है? बिल्कुल सही बात है कि नहीं? कह रही यहाँ देखो क्या लिखा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या कर दिया, आउटर, एक लाइन चेंज कर दिया, कहानी जो है बदल गई। ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। 17 है, 17 करवा दें क्या? तो कर लो जरा, आ गया सामने, नजर के सामने। फिर से देखो क्या बताना है, रॉन्ग किसके, क्रेब्स साइकिल के टर्म में। बताओ जल्दी से। देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर एफएडी इज रिड्यूस्ड टू एफएडीएस2। सही बात है गलत है? बिल्कुल बात सही हो। कहां से कहां स्टेप में, कौन सा स्टेप था क्रेब्स साइकिल में? जब सक्सेनिक एसिड से बनता था मैलिक एसिड। क्या? जब सक्सेनिक एसिड बनता था मैलिक एसिड। सही बात है ये, है ना? दूसरा देखो, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सेनिक कोएंजाइम टू सक्सेनिक एसिड ए मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी सिंथेसाइज। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। देखो ये बताओ, द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ स्टाइल ग्रुप स्टाइल कोएंजाइम विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। सही बात गलत बात है? हाँ, सही है। आगे देखो, देयर आर 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर एनएडी प्लस रिड्यूस टू एनएडीएच। सही गलत है? कि कितने पॉइंट है? 4। पूरा अगर आपके साइकिल दिमाग में नहीं होगा तो क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, कंफ्यूजन से गलत कर दोगे। कोई दिक्कत हो गया? आगे बढ़े, चलो आगे आते हैं। क्या चीज? 21 वाला कौन सा क्वेश्चन था? 17। कोई दिक्कत है क्या? रुको रुको, कंडेंसेशन ऑफ स्टाइल ग्रुप कोएंजाइम विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। कंडेंसेशन ऑफ स्टाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड, नहीं ये गलत है, सही, सॉरी। देयर आर 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर एनएडी प्लस रिड्यूस टू एनएडीएच। ये भी तो गलत हो जाएगा, है? 3 पॉइंट नहीं है, है? इसमें 3 पॉइंट है एनएडीएच के, जो अंदर उसकी बात कर रहा होगा, जो क्रेब्स साइकिल के अंदर वो लिंक रिएक्शन उसको बोलते हैं अलग से। ठीक, हालांकि इस पर थोड़ा डिस्प्यूट है कि होता कहाँ है, क्रेब्स साइकिल में ही है। कुछ जगह किताबों में ऐसा है कि वहां पे जो है वो जो है जो पायरुविक एसिड से स्टाइल कोएंजाइम बनाते हैं उसको इसी मानते हैं क्रेब्स साइकिल में। इस पर बहुत सारा डिस्कशन है। और कुछ ऐसा होता है कि इसका पार्ट ही मानते हैं। ठीक, बाय द वे अगर देखा जाए यहाँ पे, देयर आर 3 पॉइंट इन द साइकिल में एनएडी प्लस इज रिड्यूस। 2017 में ऐसे क्वेश्चन क्या पूछा आपसे नहीं जाएगा, जरा डिस्प्यूटिंग ऐसे कहा तो क्वेश्चन अभी और आपको मिलेंगे, पर डिस्प्यूटिंग वाले होंगे। ठीक, अदरवाइज 4 जगह बेसिकली है। कितने? 4। देखो ये भी अगर देखा जाए तो ये भी आपका हो जाएगा। देखो लेकिन यहाँ थोड़ा गड़बड़ को देखो, इसको ये वाले को यहाँ पे गड़बड़ क्या किया है, सी वाले में। द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ स्टाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड, ये गड़बड़ कर दिया है। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, है? सही बात है कि नहीं? सही बात है, ये भी गलत है। और इसको गलत सही नहीं कह सकते इसको, है ना, कि गलत है कि सही है। ये क्या है, गलत है। देयर आर 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर एनएडी प्लस इज रिड्यूस्ड टू एनएडीएच। 3 पॉइंट है तो इसमें डिस्प्यूटिंग है। ठीक है, तो ऐसे भी कभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जहां आपको लगे कि इसमें ये सही होगा, ये सही होगा, तो उसमें आप ये देखो, जैसे इनकरेक्ट छाटा है तो जो इनकरेक्ट होगा वो ज्यादा इनकरेक्ट लगेगा। ऐसे भी सकते हैं, क्योंकि होता क्या है इसमें, मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें छाटने होते हैं। ठीक है, ये नहीं कह सकते ये सही, कई जगह ऐसे मिलेगा। अभी क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको और मिलेगा। एक जगह एटीपी 36 पूछा गया है और एक 38 मिलेगा आपको। एक जगह ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी दिखाया गया, एक जगह 8 दिखाया गया, अभी आ जाता है देखो। तो ऐसे क्वेश्चन मान लो इसे यहाँ दिया गया है, तो देखा जाए तो ये भी सही है, गलत नहीं है। ठीक, लेकिन आप देखोगे तो डायरेक्टली अगर क्रेब्स साइकिल के पूछे तो वहां पे 3 ही है। पूरा क्रेब्स साइकिल पूछे तो वहां पे कितना है, अगर लिंक रिएक्शन को मान लिया जाए तो 4 हो जाएंगे। ठीक, तो पूरे से गलत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गड़बड़ ये कर दिया, इन्होंने पायरुविक एसिड बता दिया। क्या बता दिया, पायरुविक एसिड। तो क्या बताओगे, यहाँ पे बच्चे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होना चाहिए। बहुत डिटेल में जब आप क्वेश्चन करवाएंगे तो पूरे सबके बारे में बताएंगे। ठीक, देखो इसको सही कर लेना, यहाँ पे आपका हो जाए कौन सा ऑप्शन,
ये वाला क्या बताना था इसमें, रॉन्ग, तो आपका यही हो जाएगा सी वाला, है ना, तो डी वाला सही है वो। तो वैसा नहीं कि गलत, लेकिन कंपेयर में किया जाए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ढूंढना है मुझे जो सबसे ज्यादा सही, मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसलिए कभी नहीं होता है क्वेश्चन में तो करेक्ट इनकरेक्ट छाटना, कह रहे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर वो आपको चॉइस करना होता है। अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा, देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 में, देखता कौन आंसर देता है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। और बच्चे ये क्वेश्चन है कब का, देखो रिस्पायरेटरी बैलेंस शीट से, देखो व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी, क्या नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, देखो क्या कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है। अब बताओ मुझे, जो मैंने पढ़ा है पहले वो बताओ, फिर इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। हमने क्या बताया था आपको, नेट गेन कितने एटीपी का होता है, बताओ आयुषी, है कितना, क्या बोल रही है, पागल हो गई हो, ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं, कहां सो रही है, ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन कितने एटीपी का होता है बच्चे, बोलो, 2, बताओ आप बताओ, 8, बात नहीं करो इधर, आप बताओ ऐसा, 8, आप सगुन 8, इधर बताओ, इधर 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 इंसान, अरे यार आप बताओ कि जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ पहले, हाँ अब ये आंसर आया, हम ये चाह रहे थे, इसने बताया वो, जो एग्जामिनर को नहीं पता है वो जिसान को पता है, तो सोचो है कि नहीं, जो एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है उसको भी नहीं पता है, नीट वाले को, है ना। और देखो इधर, इधर देखो इधर, समझ गया ना बात, सारे क्या समझ में आया, ये बात सबको पता है, अलग बात है चीजें नहीं आ रही थी, पता सबको है, क्योंकि मैंने बताया था आपको, ठीक। सही बात यह है कि वास्तव में हम ऐसे नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस वाला पाथ मैंने बताया यूनिवर्सल है, चाहे प्लांट हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे प्रोकैरियोटिक, सब में मिलेगा, लेकिन हमें तो ये तो बताओ कि यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि चीजें बदल जाती है। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें, क्योंकि वहां माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो आप एनएडीएच यूज कर पाओगे, एफएडीएच2 कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो उससे एटीपी का नुकसान होता है, पाया। और बताया था यहाँ कि प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक कंपेयर में कितना नुकसान हो जाता है, कितना, कितने गुना, ये बढ़िया है, रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक कंपेयर कितना नुकसान हो जाता है, 19 गुना, कितना, 19 गुना, भूल गए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिए, बताया नहीं, बताया था हमने आपको, और कैसे बताया था जरा सोचो, कि अगर प्रोकैरियोटिक होगा तो क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और ग्लाइकोलिसिस में एटीपी जो नेट प्रॉफिट एटीपी के कितने, 2 है, तो एनएडीएच तो बन रहा है लेकिन उससे आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, वो ऐसे बैंक का चेक है जो दुनिया में मौजूद ही नहीं है, क्या करोगे, मान लो 10 लाख का चेक दे दिया, और वो ऐसी बैंक जो दुनिया में है ही नहीं कहीं, उस 10 लाख चेक का क्या करोगे, उसको आग लगा दो, ताप लो आराम से, कोई मतलब है नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक बात करें 2 एटीपी का, लेकिन अगर ये यूकैरियोटिक होगा, अगर ये यूकैरियोटिक है तो इसी एनएडीएच और एफएडीएच2 को हम लोग कहाँ यूज कर लेंगे, क्रेब्स साइकिल में, और जो बाकी के जो एनएडीएच उससे हम लोग 3 एटीपी का, और जो एफएडीएच2 से 2 एटीपी की, इस तरीके से करके आपको टोटल 38 एटीपी का प्रॉफिट होता है, कितना टोटल, लेकिन ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो 8, कितना 8, क्लियर हुआ। 2 कैसे डायरेक्ट नेट एटीपी है, और 6 कैसे हैं, क्योंकि 2 एनएडीएच बन रहे थे, एनएडीएच की एनएडीपीएच, हाँ 2 एनएडीएच बन रहे थे, तो 1 एनएडीएच से 3, तो 2 से कितना हो गए, और 6 और 2, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ उन्होंने क्या रखा, देखो अब सवाल ये कि इसमें देखो 2 भी लिखा है और यहाँ पे 6 भी लिखा है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चे को दिक्कत होती है, ऑलरेडी बहुत टेंशन होता है, मैंने क्या बताया, जब आपका एग्जाम या नीट का होता है, सिर्फ नीट का एग्जाम नहीं है, आपके फिजिकल मेंटल हर लेवल का एग्जाम होता है, आपके फाइनेंशियल हर चीज का एग्जाम होता है। ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास किराया भी नहीं होता है सेंटर तक जाने के लिए, ऐसे भी होता है हर चीज का, ठीक है। और आपके पेशेंस,
ऐसे क्वेश्चन को देख के बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या है। मान लो आप ही को मैंने खूब पढ़ाया, कुछ समझाया, ठीक, हमने ये भी बताया कि भाई यूकैटिक प्रोकैटिक देख लेना, और इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, तब क्या करोगे? ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में ये बात नहीं है, जो पढ़ने वाला बच्चा वो करेगा। देखो क्या करना है, देखो मेरी बात समझो, जो पढ़ने वाला बच्चा वो क्या करेगा, या तो 2 लगाएगा या तो 6 लगाएगा, ठीक है, 2 में एक तो लगाएगा, और दोनों केस में उसको नंबर मिलेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, 6 नहीं बच्चे, मतलब 8, 6 एनडीए से बात कर रहे थे, ठीक, मतलब 2 या 8 लगाएगा, या तो 2 लगाएगा या तो 8 लगाएगा, ठीक। तो अब क्या है, दोनों केस में नंबर मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था, अब सिस्टम बना दिया गया है, क्योंकि मान चलते एग्जामिनर गलती करेगा, बच्चे तो हो ही रहा है, एग्जामिनर गलती कर सकता है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से कि जो है एग्जामिनर को गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उसमें आया कि गलती नहीं होना चाहिए। कुछ जगह गलतियां नहीं हो सकती, जैसे कि आपके साथ, आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हो और किसी कोई पेशेंट आया आपके पास इमरजेंसी में, आप उससे सिर्फ इतना कह दो, सॉरी गलती हो गई मेरे से, उसी काटना था वेंस, कट गया आर्टरी और ब्लीडिंग हो गई और वो चले गए, इसके लिए मुझे माफ कर दो, माफ करेगा वो? वही निपटा देगा वो। माफ करने लायक है क्या? कुछ गलती ऐसी होती है जो लाइफ में जो माफ करने लायक नहीं होती। आपका प्रोफेशन इस फील्ड में जा रहा है, बाकी कंपटीशन के साथ कर सकते हो, लेकिन नीट के साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे एग्जामिनर को फांसी पे लटका देना चाहिए। देखो यहाँ पे, क्योंकि इसमें आपका 5 मिनट तो जाएगा ही। ये सोच में आपको आंसर पता है कि 2 होगा या 8 होगा, अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, तो आप परेशान हो जाओ थोड़ा सा, तो ये लगे यार लगा दो एक में, देखा जाए क्या करेंगे, ये हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से बाकी क्वेश्चन पे इस पर फर्क पड़ता है, आप डिस्टर्ब और मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, यार पता नहीं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है मेहनत से, तो आप सोचोगे आपका क्वेश्चन गलत ना हो, आसान क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं गलत हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा दुविधा हो जाएगी, इसका मतलब समझ के चलिए एग्जामिनर को आपसे कम भी नॉलेज है, आपसे ज्यादा नॉलेज एग्जामिनर को भी नहीं है, बच्चों को क्या होगा, है कि नहीं? देखो इधर, खैर मतलब ये कहने का है, इसको ध्यान से, बात समझ में आ गया ना, यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। मेरा मतलब है कि आपको इस प्रेजेंट टाइम में, और एक क्वेश्चन आपने देखा होगा उसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सारे ऑप्शन जो है गलत तो नहीं कर सकते, कोई भी मतलब कोई भी ऑप्शन उसमें सही नहीं देखा जाए, गलती मान लो, ठीक है। दूसरा जो है, एक क्वेश्चन ऐसा भी दे देंगे उसमें जो है, जैसे ये वाला केस तो हो गया, जो 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि पेपर को हमेशा 2 स्टेप में करो। पहले स्टेप में जो बिल्कुल क्लियर कट आपको नहीं, अच्छा इसमें इतना है, इसमें बताया ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, तो आपको याद है साइटोप्लाज्म टिक के आगे निकल गए, इस टाइप में ना। तो पहले राउंड में पूरा आप कर डालो ऐसे 1 घंटे के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई मिलता है उड़ाते चले जाओ, जो बिल्कुल देखा हो टिक किया, ऐसे कर लो। दूसरे राउंड में आओ तो ऐसे क्वेश्चन को दूसरे राउंड में झेलना शुरू करो, ताकि जो आते हुए क्वेश्चन है वो आपका अच्छे से हो जाए, दिमाग फ्रेश रहेगा, बढ़िया से रुकोगे नहीं, रुकना नहीं है, क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक। अब आते हैं आगे, देखो तो बच्चे इधर, मैं बात क्यों करता है कि क्वेश्चन लगाने के लिए, क्योंकि इससे काफी चीजें सीखते हो। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है, कुछ बच्चे मानते नहीं, क्या सर एग्जामिनर गलती कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, सामने आपके मैं कुछ देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर ये लिख देता कि प्रोकैटिक में है तो आंसर बदल जाता, तो 2 हो जाता, ठीक है। अगर यू कैटिक कर देता तो आंसर 8 हो जाता, इन्होंने कोई बताया नहीं, ठीक। अब आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 21, बता जल्दी बच्चे, विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन कभी ऐसे आ जाए, 1 बार 2 बार ट्राई करना, तो ऐसा भी हो सकता है मान चलना क्वेश्चन गलत है वो, और अगर क्वेश्चन सार कोई ऑप्शन नहीं मैच करे तो नंबर सबको मिलेगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर उसमें मान लो एक हो सकता है 1 से ज्यादा आंसर सही हो, तो उसमें एक ना एक आपको आंसर टिक जरूर करना है, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे उसको, ठीक है, टिक करना जरूरी है। आगे बता बच्चे, इनकरेक्ट कौन सा बताना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रिस्पायरेशन, सही बात गलत है? सही है। कह रही कि ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, लास्ट स्टेज में होता है, सही बात गलत है? लास्ट स्टेज में होता है, याद करिए, है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलता है, क्या बनाता है? वाटर, क्या बनाएगा? वाटर। और देखो आगे, इन ईटीसी, ईटीसी मतलब एक्सेट्रा नहीं, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स राइज टू 2 ATP, एक मॉलिक्यूल NADH का 2 ATP बनाता है। आगे देखो 1 FeS2 गिव राइज टू द 3 ATP, ये बात कैसी है? बिल्कुल गलत है। क्या बताया था हमने? एक NADH से क्या बनता है, कितने विकास? एक NADH से गुटका रे ब्रांडी तो चढ़ गया लग रहा है, एक NADH से 3,
और एक F-टू से मिल गया आपको। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैंने क्या बताया, ETS आपको दिखने में भारी लग रहा था, अब क्या भारी लग रहा है? नहीं लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सारे निकल जाएंगे, बस थोड़ा ध्यान रखोगे तो। ठीक, अगर देखो एटीपी सिंथेसाइज थ्रू द कॉम्प्लेक्स शिफ्ट, सही बात है गलत है? पांचवा कॉम्प्लेक्स कौन सा था विकास, बोलने दो उसको, पांचवा कॉम्प्लेक्स कौन सा था? अब इसकी टोपी ले लो, बता नहीं रहा है, हमने बताओ पांचवा कॉम्प्लेक्स कौन सा है? अब याद आ गया? पहला बताओ। अच्छा कोई बोलेगा नहीं तो पूछेंगे फिर सारे कॉम्प्लेक्स। पहला बताओ, पहला बताओ। ऐसे पढ़ाई करोगे? बताओ अहमद, पहला NADH, दूसरा बताओ प्रभात, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, डर डर के बोल रहे हो। तीसरा बताओ, हाँ सी ऑक्सीडेज, और चौथा साइटोक्रोम B C1 भाई, साइटोक्रोम B C1 है, और चौथा क्या है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्लियर? दूसरा नाम क्या है इसका? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, दूसरा नाम भी है नाम, बताओ। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज दूसरा नाम था? नहीं है, दूसरा नाम नहीं है, B C1 का है। साइटोक्रोम B C1 का दूसरा नाम क्या था? बोलो, शांत हो गए, बोलो क्या बता रहे हो? बताओ। साइटोक्रोम B C1, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, सक्सिनिक कौन सा कॉम्प्लेक्स है? थर्ड की फोर्थ? सेकेंड, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज सेकेंड का नाम था ना। पहला NADH, दूसरा तो बताया था सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, तीसरा साइटोक्रोम B C1, और चौथा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, पांचवा। ठीक है, ये चार्ट लिख रखिए, देखो पूछा गया इसमें। ठीक है, पांचवा कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अब आ जाते हैं इसके आगे। तो इसमें जो NADH आया था, सबसे पहले जो हाइड्रोजन किसके पास गया था, कौन सा एक्सेप्ट किया था? इलेक्ट्रॉन को। FMN, किसने बताया? शगुन ने? अरे वाह, याद तो है। क्या है FMN? देखो लास्ट पूछा गया तो इसका मतलब नंबर किसका है? पहले का। जब मैं पूरा कराऊंगा तो बताऊंगा आपको। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन बच्चे? और प्रोटॉन का ट्रांसफर कहां से कहां होता है बच्चे? देखो सारे क्वेश्चन है, सब सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। आ जाओ, एम्फीबोलिक पाथवे में 2016 में पूछा गया है, पूछ ही लेते हैं, सोच रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल कॉमन टू रेस्पिरेटरी मीडिएट ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन? बताओ, ऐसे बता दो जो तीनों मिल जाता है रिस्पायरेशन के दौरान। स्टाइल कोएंजाइम में। अगर ग्लूकोज लोगे तो कहां मिलेगा? क्रेब साइकिल में। ठीक, और स्टाइल कोएंजाइम डायरेक्टली भी यूज होता है ना? चाहे आप फैट लो, कोई भी कंपाउंड लो, तो वो आपको कौन मिलेगा? क्रेब साइकिल में स्टाइल कोएंजाइम। ठीक है, डी वाला। एक क्वेश्चन बताओ RQ से, बताओ RQ से। बताओ बच्चे, RQ रिक्वेस्ट R वैल्यू ऑफ ट्रिपल आया, कितने कार्बन, कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, और कितने ऑक्सीजन? वेरी गुड, यहां देखो। और कितने CO2 निकलते हैं? 100। और कितने O2 यूज होते हैं? 100। गजब का कंसंट्रेशन है भाई, ले रहे हैं आप लोग। देखो बताओ ट्रिपल मीटर में कितना है? पक्का? ये देखो बिरादरी लोग और समझ गया। ठीक, ये आप लोग गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए दे दिया है। आगे आ जाओ, ये तो हो गया, इसको बाद में कराएंगे। रिस्पायरेशन है तो नाम से क्लियर है, रिस्पायरोमीटर होगा, है ना? बाकी सारी चीजों को लिखा हुआ देखो। RQ रेशियो आप कर डालो इसको भी, बताओ क्या होता है? CO2 प्रोड्यूस टू सबस्ट्रेट कंज्यूम, सही है? CO2 प्रोड्यूस टू O2 कंज्यूम, CO2 प्रोड्यूस टू O2 कंज्यूम।
तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक, चलो बाकी देखो आरक्यू दिया है, क्या मतलब है ये? हाँ, कैसा फॉर्मूला बनाया, सी अपान एन, एन अपान सी, U2 अपान O2, है ना, डाइवर्ट करने के लिए। क्या बच्चे, क्या हुआ, क्या कह रहे हो, कौन सा सेम है? अरे बच्चे आरक्यू क्या है, CO2 अपान O2 ही तो है, हैं? कौन सा, CO2 प्रोड्यूस टू O2 कंज्यूम, सही तो लिखा है, ऑक्सीजन कंज्यूम टू CO2। O2 ऊपर चला गया, कहते रेशियो पूछ रहा है, ऐसा भी करोगे क्या? CO2 ऊपर है बच्चे, इसमें CO2 ऊपर है, इसमें ऑक्सीजन ऊपर है ना, रेशियो पूछ रहा है दोनों का, ऐसा गड़बड़ मत करो, ये दिमाग में चीजें आती है, इसलिए मैं अभी निपटा दूं सारे आप, ठीक है, तभी तो कह रहे हैं O2 ऊपर है कि CO2 नीचे है, ठीक है, ऐसे दिक्कत हो सकती है। चलो प्रभात खुद, अरे यार सॉरी, 3:30 बज गया है, टाइम पता नहीं चला आज है। तो रिवीजन आपका क्या टॉपिक था, माइक्रो वाला ना, वो नहीं कर रहे थे तो 3-4 क्वेश्चन बता दो, वो तो जाए ही कम से कम, है ना, बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। चलो किसी इन्फेक्शियस एजेंट का नाम बताओ, प्रोटीन वाले, हैं प्रियान, लैक्टिक एसिड से क्या फायदा होता है बताओ, पहला बताओ, कर्ड विटामिन, और दूसरा फायदा क्या है? डाइजेशन को प्रॉपर बना देता है, साथ साथ कोई बीमारी को रोकने से बीमारी को रोकता है। साइक्लोस्पोरिन एक क्या काम करता है, इम्यूनोसप्रेसिव। कौन सा होता है जिससे स्टेटिन निकालते हैं, स्टेटिन का काम क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, क्या ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। कौन सा ऐसा बिना डिस्टिलेशन के बनाते हैं, वाइन और बियर, बियर में कितने % अल्कोहल, और वाइन में 12%, वोडका में है 40 से 90%, याद है मतलब है। चलो ठीक है, बस ये तक करते हैं, आप लोग लेट हो गए ना, बस ठीक है, इसको काम कर ये करते हैं कि कल मैं इसको फिर से रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। आज टाइम पता नहीं चला होगा, नहीं मेरी बात सुनो, क्या चीज, हाँ बता रहा, ये माइक्रो वाला मैं कल करा दूंगा, इसके बाद ये आपका 12th था ना, इसके बाद 11th में फिर से आते हैं। 11th में कौन सा चैप्टर बचा इसके बाद, चल के बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी करा दें, ह्यूमन फिजियो का प्लांट चल ही रहा है ना, तो सुनो मेरी बात, ये आपका है माइक्रो वाला, साथ साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी पहला चैप्टर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इन दोनों रिवाइज करके कल एक साथ करवा देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।